आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं प्रतिभा प्रजापति केस के बारे में। ये घटना है मध्य प्रदेश के देवास जिले में आने वाले बैंक नोट प्रेस थाना क्षेत्र से। यहीं देवास इंदौर बाईपास के पास एक कॉलोनी है, वृंदावन धाम कॉलोनी। इसी कॉलोनी में धीरेन्द्र श्रीवास्तव नामक एक व्यक्ति का घर था। ये 2 मंजिला घर जिसका ग्राउंड फ्लोर इन्होंने किराए पर चढ़ा रखा था। ग्राउंड फ्लोर में एक तरफ एक रूम, किचन और टॉयलेट था, वहीं दूसरी तरफ मास्टर बेडरूम, हॉल और स्टडी रूम था। बीच में सीढ़ी बनी हुई थी जो फर्स्ट फ्लोर तक जाती थी। तो जुलाई 2024 के महीने में एक किराएदार जिनका नाम बलबीर सिंह ठाकुर था, ये अपनी फैमिली के साथ इस मकान में किराए पर रहने के लिए आते हैं। इनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। इन्होंने ग्राउंड फ्लोर किराए पर लिया और रहने लगे। ये लोग फिलहाल तो किचन की तरफ वाले हिस्से में रह रहे थे, क्योंकि जो दूसरी साइड के 2 कमरे थे वहां पर ताला लगा हुआ था, लॉक था। मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि ये पिछले वाले किराएदार ने किया है। उनके इन दोनों कमरों में कुछ सामान पड़े हुए हैं और वो कहीं और पर शिफ्ट हो चुके हैं। वो जल्दी ही अपना सामान यहां से ले जाएंगे और पूरा कमरा खाली कर देंगे। शुरू में तो वर्तमान किराएदार बलबीर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इससे। जैसे तैसे ये अपना एडजस्ट करके परिवार के साथ रहने लगते हैं, लेकिन फिर इन्हें जगह कम पड़ने लगी। ये मकान मालिक से कहते हैं कि पुराने किराएदार को बोलिए वो अपना सामान ले जाए। इन्होंने पूरा ग्राउंड फ्लोर किराए पर लिया है, तो आधे में क्यों रहें और जगह भी कम पड़ रही है। हालांकि ये किराया भी आधे हिस्से का ही दे रहे थे जितने में रह रहे थे। बंद कमरों का किराया वो पुराने वाले किराएदार के जिम्मे था। अब मकान मालिक ने उस किराएदार से संपर्क किया और कहा कि पूरा कमरा खाली कर दो, इन्हें कमरों की जरूरत है। वैसे वो आदमी महीने 2 महीने में 1-2 बार मकान में आ जाता था और कुछ कुछ सामान लेकर लौट जाता था, लेकिन ये सारे सामान लेकर नहीं जा रहा था। इस बार मकान मालिक ने जोर देकर कहा कि सामान लेकर जाओ। ये जवाब देता है कि ये जहां पर रह रहा है वहां पर जगह नहीं है, सामान कहां पर रखेगा। हालांकि ये जगह का इंतजाम कर रहा है, जो भी बातें हुई हों इनमें। लेकिन वो आदमी अपना सामान लेने के लिए नहीं आ रहा था। नए किराएदार जुलाई 2024 में यहां पर आए थे। पुराना वाला किराएदार पिछले महीने यानी जून 2024 में लॉक करके चला गया था। एक और दिक्कत थी कि मकान मालिक उसके सामान को जबरदस्ती घर से बाहर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उस आदमी का कई महीनों से किराया बकाया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च के महीने से। अगर सामान बाहर निकाला और वो लेकर चला जाए तो किराए के पैसे कैसे वसूल करेंगे। बार बार उसके घर पर जाना पड़ेगा। उसके सामान एक तरह से यहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट थे। उसने ये भी कहा था कि जिस दिन सामान लेकर जाएगा पैसों का हिसाब कर देगा। जितने भी दिन सामान यहां पर रखे हुए हैं उसका भी किराया दे देगा। इन सभी चीजों में धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं। अब समय आ चुका था जनवरी 2025 का। नए किराएदार को जगह कम पड़ने लगी थी। इन्हें बाकी कमरों की जरूरत थी। इन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्टडी रूम चाहिए था, जहां पर वो शांति से बैठकर पढ़ सकें। अब बलबीर ने मकान मालिक से बोला कि इन्हें रूम का ताला तोड़कर शिफ्ट होना चाहिए। ये कमरे 6-7 महीनों से बंद हैं। उनकी साफ सफाई करनी चाहिए। उसको जब भी सामान लेकर जाना होगा ले जाएगा। हमें उसकी चीजों से कोई मतलब नहीं। हम अपना काम करेंगे, अपना देखेंगे। मकान मालिक भी इससे परेशान हो चुके थे। इन्होंने ताला तोड़कर साफ सफाई करने और रहने की इजाजत दे दी। इसके बाद 8 जनवरी 2025 की रात 8:30 बजे बलबीर ने बंद कमरों का ताला तोड़ दिया। सीढ़ी के नीचे जो रूम का दरवाजा था, उसमें बलबीर जब प्रवेश करते हैं तो सामने देखते हैं कि एक फ्रिज है जो सफेद कपड़े से लपेटकर पैक करके रखा हुआ है। इसके आसपास और भी छोटे मोटे सामान थे, जैसे बर्तन रखने का स्टैंड, कुछ बिस्तर वगैरह पड़े थे। जब ये पास से उसको देखने के लिए गए तो समझ में आया कि ये फ्रिज चालू अवस्था में है, ऑन है। इसका प्लग सॉकेट में लगा हुआ था। इसको देखकर बलबीर ने सोचा कि वो आदमी कितना लापरवाह है। इतने महीनों से फ्रिज चालू पड़ा हुआ है। ये कई दिनों से बिजली के बिल को लेकर भी परेशान थे। बिल काफी ज्यादा आ रहा था, जबकि ये लोग तो उतने बिजली का सामान भी इस्तेमाल नहीं करते थे। अब जाकर समझ में आया कि इस फ्रिज की वजह से ही बिल ज्यादा आ रहा था। इतने महीनों से 24 घंटे ये चालू था। अब बलबीर ने फ्रिज को ऑफ कर दिया। ये उसको खोलकर अंदर देखने के बारे में नहीं सोचते हैं। किसी और का सामान है, इन्हें क्या मतलब। अब एक बड़ा काम हो गया। कमरों के ताले टूट गए। अब बस साफ सफाई करवाकर शिफ्ट होना था। इस ताले टूटने की घटना के बारे में पुराने किराएदार को नहीं पता था। मकान मालिक ने सोचा कि उसको बता देना चाहिए,
इन्होंने कई बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो संपर्क में नहीं आ रहा था। बलबीर कमरे खोलने के बाद, फ्रिज बंद करने के बाद सोने चले जाते हैं। अब अगले दिन 9 जनवरी को कमरों की साफ सफाई शुरू होती है। कुछ लोग मिलकर साफ सफाई कर रहे थे। जब ये लोग फ्रिज वाले रूम में गए तो वहां पर कुछ अजीब सी दुर्गंध महसूस होने लगी। हो सकता है कि चूंकि ये कमरा इतने दिनों से बंद था, कोई छिपकली हो या चूहे पड़े होंगे। बलबीर ने यहां पर अच्छे से साफ सफाई कराया, पर इसके बावजूद भी वो बदबू कमरे से निकली नहीं, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। 10 जनवरी होते होते बदबू काफी ज्यादा हो चुकी थी, असहनीय हो गई थी। पड़ोसियों के घर तक जाने लगी थी। वो भी परेशान होने लगे। बलबीर जानने समझने का प्रयास करते हैं कि बदबू कहां से आ रही है। थोड़ा इधर उधर देखने पर इन्हें एहसास हो जाता है कि वो बदबू उस फ्रिज से आ रही है, जिसको परसों रात में ऑफ किया था। अभी भी वो कपड़ों में पैक था। इन्होंने खोलकर चेक नहीं किया। साफ सफाई के वक्त भी उसे छेड़छाड़ नहीं किया गया था। बदबू से परेशान होकर आस पड़ोस के लोग भी पूछने के लिए आते हैं कि कहां से बदबू आ रही है। जब लगा कि इसकी वजह फ्रिज है, तो सबके दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे। चूंकि ये लोग भी न्यूज वगैरह देखा करते थे, तो इन्हें भी ऐसी खबरों के बारे में पता था जिसमें किसी वारदात में फ्रिज का इस्तेमाल किया गया हो, कुछ संदिग्ध चीज उसमें रखी गई हो। अब ये हुआ कि लोग इसे खुद नहीं खोलेंगे, बल्कि पुलिस को बुलाना चाहिए, वही चेक करें। अब बलबीर ने पुलिस को इस चीज के बारे में सूचना दी कि घर के फ्रिज से बदबू आ रही है। कॉल पर ऑफिसर भी समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है। बीएनपी थाने के पुलिस ऑफिसर्स कुछ मिनटों में घर पर पहुंच जाते हैं। सबके सामने फ्रिज को खोला गया। फ्रिज के अंदर के सभी ट्रे वगैरह बाहर रखे हुए थे। जब दरवाजा खुला तो जिस बात का डर था वही यहां पर होता है। अंदर एक महिला बैठी हुई थी जो जीवित अवस्था में नहीं थी। इन्हें देखकर समझ में आया कि कई महीनों से यहां पर होंगी, क्योंकि शव डिकम्पोज हो रहा था। यह तो साफ हो गया कि यह कत्ल का मामला है। किसी ने कांड करके फ्रिज में छिपाकर चला गया। बलवीर को समझ आया कि शायद इसीलिए फ्रिज ऑन था, ताकि शव डिकम्पोज ना हो, यानी सड़े ना। फ्रिज की सारी सेटिंग भी हाई कूलिंग पर थी। महिला ने कपड़े, गहने सब कुछ पहन रखे थे। इसका मतलब कि घटना को अंजाम देने वाले ने कोई भी चोरी नहीं की थी। महिला ने सोने के गहने पहन रखे थे। यहां पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। बाकी सीनियर ऑफिसर्स भी आते हैं। ये घटना तेजी से इलाके में फैलने लगी। न्यूज मीडिया के लोग भी यहां पर पहुंच जाते हैं। सुबह 9:30 बजे तक मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव को भी सूचना दिया गया। वो भी यहां पर आते हैं। वैसे ये इंदौर के रहने वाले थे और पिछले कुछ महीनों से दुबई में रह रहे थे। ये इंदौर से देवास में आते हैं। महिला की पहचान जानने में पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। पड़ोसियों से इनके बारे में पता चल जाता है। ये महिला थी प्रतिभा प्रजापति उर्फ पिंकी। शुरुआती जांच पड़ताल करने के बाद, साक्ष्य जुटाने के बाद शव को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर प्रतिभा के बारे में कुछ कुछ जानकारी मिलती है। पड़ोसियों के अनुसार प्रतिभा यहां पर अपने पति के साथ रहा करती थी। ये लोग 5 सालों से साथ में थे, मगर इनकी कोई भी संतान नहीं थी। ये महिला काफी मिलनसार थी, हंसमुख थी। इनका कॉलोनी के लोगों से अच्छे रिश्ते थे। सबसे हंसकर बात किया करती थी। ये इस घर में रहते हुए सिलाई का काम करती थी। कॉलोनी के लोगों के कपड़े सिला करती। ये काफी धार्मिक भी थी। यहां इलाके में होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रमों में जरूर सम्मिलित हुआ करती थी। ये खाटू श्याम जी को बहुत मानती थी। हर एकादशी पर अमृतनगर के मंदिर में जाया करती थी, पूजा पाठ करती। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतिभा ने कॉलोनी की सहेलियों को बताया था कि इनका 2 साल का एक बच्चा था, लेकिन निमोनिया बीमारी के चलते उसको दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। भले ही इनकी कोई संतान नहीं थी, मगर पिंकी को बच्चों से बहुत लगाव था। वो जब भी कहीं बाहर जाती थी तो आस पड़ोस के बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आती, टॉफी लाती। इधर पुलिस ने कमरों की अच्छे से तलाशी ली जो कई दिनों से बंद थे। पुलिस को यहां पर कई सारे फोटोग्राफ्स और कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं। ये फोटो पिंकी के ही थे। साथ में उसके साथ एक आदमी भी नजर आ रहा था। उसके बारे में भी पता करने में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। मकान मालिक ने बताया कि पिछला वाला किराएदार है संजय पाटीदार और पिंकी उसकी पत्नी थी। इन दोनों ने जुलाई 2023 में मकान किराए पर लिया था और रह रहे थे। घर किराए पर लेते समय संजय ने जो आईडी दिखाई थी, आधार कार्ड दिखाए थे। उसके अनुसार ये उज्जैन इंगोरिया थाना क्षेत्र के मौलाना ग्राम का रहने वाला था। प्रतिभा उज्जैन के फ्रीगंज की रहने वाली थी। संजय ने मकान मालिक से बताया था कि वो अनाज की मंडी में काम करता है। पहले संजय और प्रतिभा उज्जैन के अलग अलग जगहों पर किराए के घरों में रह रहे थे।
करीब 3 सालों तक संजय जहां जहां पर काम करता था, जहां भी जाता था, प्रतिभा को साथ लेकर जाता और वहीं पर रखता। 2 साल पहले दोनों देवास में आते हैं। जुलाई 2023 में इस मकान का ग्राउंड फ्लोर किराए पर लिया। मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी का कहना था कि जब दोनों यहां पर रहने के लिए आए तो शुरू में कुछ महीने बिना किसी परेशानी के बराबर किराया देते थे, लेकिन मार्च 2024 के बाद संजय ने किराया देना बंद कर दिया। उसने ग्राउंड फ्लोर का बस एक पोर्शन ही किराए पर लिया था। जिन कमरों में ताले लगे थे वही वाले कमरे। चूंकि प्रतिभा सिलाई का काम किया करती थी तो घर पर लोगों का आना जाना रहता था। जिन्होंने भी यहां पर अपने कपड़े सिलने को दिए हों, अक्सर ये घर के बाहर भी दिख जाया करती थी। पुलिस को यह भी पता चलता है कि प्रतिभा का अपने घर वालों से कोई संपर्क नहीं था। 2016 से ना तो वो अपने घर वालों से मिली कभी और ना ही बात तक किया। पिंकी के घर में उसके माता पिता और भाई हैं, जो उज्जैन के फ्रीगंज में रहते हैं। पुलिस को पिंकी के घर वालों के बारे में पता चलने के बाद उनसे कांटेक्ट किया जाता है। देवास बुलाया जाता है। पुलिस ने प्रतिभा के पति संजय पाटीदार के बारे में भी पता किया। उससे पूछताछ करने के लिए एक टीम उज्जैन के इंगोरियां भेजी जाती है। ये शव मिलने वाले दिन यानी 10 जनवरी के दोपहर की ही बात है। पड़ोसियों से यह भी पता चला कि प्रतिभा और संजय के बीच आए दिन झगड़ा होता था। ये जनवरी 2024 से काफी ज्यादा बढ़ गया। इनकी आवाजें कॉलोनी के बाकी घरों तक जाती थीं। हालांकि कभी किसी पड़ोसी ने उनसे झगड़ों के बारे में नहीं पूछा। वो उनका पर्सनल मैटर था। पति पत्नी के बीच दखल देना ठीक नहीं। वैसे प्रतिभा ने दिसंबर 2023 में मंदिर में भंडारा भी कराया था। इससे भी पता चलता है कि प्रतिभा कितनी धार्मिक थी। उधर पोस्टमार्टम के डॉक्टर्स के अनुसार पता चला कि शव काफी ज्यादा पुराना है, कम से कम 8 से 9 महीने। इधर पुलिस ने आगे पड़ोसियों से यह भी पूछा कि आखिरी बार आपने प्रतिभा को कब देखा था, कहां पर देखा था। पड़ोसी बताते हैं मार्च 2024। इस महीने की पहली तारीख 1 मार्च को उन्होंने आखिरी बार देखा था। उसके घर पर। उसके बाद से वो कभी भी दिखाई नहीं दी। जब वो नहीं दिख रही थी तो उसके पति से पूछते भी हैं कि वो कहां पर चली गई। संजय कहता है कि वो बैंगलोर गई है इलाज कराने के लिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। 1 मार्च को अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसका बैंगलोर में ट्रीटमेंट चल रहा है। वहां पर वो अपने भाई के घर पर है। इसने किसी पड़ोसी को बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। किसी को बताया कि उसकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं, तो किसी को उसके पिताजी बीमार हैं। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो पता चल जाता। अगर उसके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं होती तो पड़ोसियों से जरूर बताती, कुछ ना कुछ शेयर करती। वो परेशान नजर आती, पर ऐसा कुछ भी नहीं था उस दिन। वो अचानक से ही गायब हो गई। आखिर वो रातों रात बैंगलोर कैसे जा सकती है? किसी ने भी उसको जाते नहीं देखा। कुछ पड़ोस के लोगों ने प्रतिभा को कॉल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद था। इसी महीने से संजय मकान मालिक को किराया देना भी बंद कर देता है। आगे इसने कहा कि इसे कहीं और काम मिल गया है, अब ये वहां पर जा रहा है। इसके कुछ सामान यहीं पर पड़े हुए हैं, जिसे ये बाद में लेकर जाएगा जब वहां पर अच्छे से शिफ्ट हो जाए। जब मकान मालिक इसको बुलाने का जोर दे रहे थे कि अपने सामान यहां से ले जाओ, साफ सफाई करनी है, तो ये कोई ना कोई बहाना बना देता था। कभी कहता कि इसके ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं, उसमें बिजी है। कभी कहता कि इसके चाचा जी के लड़के को कुछ हो गया, वहां पर चला गया है। कुल मिलाकर ये आने को टालता रहा था। जो नए किराएदार यहां पर शिफ्ट हुए थे, बलबीर, उनके अनुसार कभी कभी संजय यहां पर आता था। पहले ताला खोलकर अंदर जाता, फिर थोड़ी देर के बाद बाहर आकर ताला लगा देता और वापस चला जाता। ये सामान लेकर नहीं जा रहा था। अगर प्रतिभा का कत्ल मार्च 2024 में हुआ तो जनवरी 2025 तक उसको 9 महीने से ज्यादा हो गए यहां पर। क्या संजय ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया? ये तो उससे पूछताछ के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसी आदमी पर संदेह हो रहा था। पुलिस उसको कॉल करने की भी कोशिश करती है, मगर फोन बंद था। प्रतिभा के घर वाले देवास आकर हॉस्पिटल में शव की पहचान करते हैं। ये प्रतिभा ही थी, लेकिन परिजनों ने इसके शव को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसका इनसे कोई रिश्ता नहीं है। इन्होंने सालों पहले ही इसको त्याग दिया है। इधर पुलिस दोपहर तक संजय पाटीदार को इसके गांव से अरेस्ट कर लेती है। पता चला कि ये आदमी पहले से शादीशुदा था। इसके 2 बच्चे थे। इसके घर में फरवरी 2025 में बेटे की शादी होने वाली थी। जब पुलिस ने संजय को देवास में लाकर सख्ती से पूछताछ की तो यह स्वीकार कर लेता है कि इसी ने ही प्रतिभा का कत्ल किया था। इसमें इसके साथ इसका एक दोस्त भी शामिल था, विनोद दवे। ये ग्राम सरसाना का रहने वाला था। ये गांव भी इंगोरिया थाना क्षेत्र में है, जिस इलाके में संजय का घर है। विनोद पहले प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करता था, लेकिन फिर
इसने जॉब छोड़ दी। पुलिस विनोद का भी पता लगाना शुरू कर देती है। संजय और प्रतिभा दोनों उज्जैन में किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए 5 साल पहले मिले थे। 2016 से ही प्रतिभा अपना घर छोड़कर अलग रहने लगी थी। उसका अपने परिवार से नहीं बनता था। पहले तो परिवार ने इसको खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ महीनों की तलाश करने के बाद छोड़ देते हैं। इधर दोनों का जान पहचान होने के बाद मिलने लगे। नंबर एक्सचेंज हुआ, बातें शुरू हो गईं। संजय तो पहले से शादीशुदा था, इसके बावजूद भी ये प्रतिभा से प्यार करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे। इन्होंने शादी नहीं की थी, ये लिव इन में रह रहे थे और इनमें शारीरिक संबंध भी थे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 3 साल तक ये उज्जैन में किराए के कमरों में रहे, फिर देवास आ गए। लेकिन ये लोग जहां पर भी रहते थे वहां पर सबको बताते कि ये पति पत्नी हैं। इसी वजह से ही इन्हें आसानी से कमरा मिल जाता था। ये कुछ कुछ महीनों में या साल में जगह बदलते थे। संजय का काम एक जगह पर स्थिर नहीं था। ये अलग अलग मंडी में जाकर काम करता था। जब यहां वृंदावन धाम कॉलोनी में लोगों को पता चला कि संजय और प्रतिभा पति पत्नी नहीं थे, तो इन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। कभी उन दोनों ने ऐसा महसूस होने नहीं दिया था कि ये पति पत्नी नहीं है। प्रतिभा एक पत्नी की तरह श्रृंगार करती थी। वो मैरिड कपल की तरह ही यहां पर रहते थे। संजय ने बताया कि प्रतिभा से पीछा छुड़ाना चाहता था, उसको रास्ते से हटाना चाहता था। ये उससे परेशान हो चुका था। आए दिन उससे झगड़े भी होते थे। इसके बारे में ये अपने दोस्त विनोद से बात करता है, जिसके बाद कत्ल का प्लान बना। अब एक मार्च की रात में विनोद दवे घर पर आता है। यहां संजय भी मौजूद था। दोनों ने मिलकर प्रतिभा को काबू किया, उसके गले पर हाथ रखा और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब यह हुआ कि इसे ठिकाने पर कहां लगाया जाए। ऐसे ही शव को लेकर बाहर नहीं निकल सकते थे। इलाके में कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये चहल पहल वाला इलाका है। चूंकि ये लोग पहले ही कई सारे न्यूज वगैरह देख चुके थे, तो शव को कहां पर ठिकाने लगाना चाहिए, कहां पर रखना चाहिए, इनके दिमाग में आ जाता है जो था फ्रिज। अगर यहां पर रखें तो बदबू भी नहीं आएगी। कभी भी मौका देकर शव ठिकाने लगा सकते हैं। संजय ने फ्रिज को हाई कूलिंग मोड पर सेट किया। इसके बाद विनोद यहां से चला जाता है। घटना को अंजाम देने के बाद भी कई महीनों तक संजय उसी कमरे में रहता है। फिर जून में चला गया। ये जानबूझकर सामान्य लेकर नहीं जा रहा था और फ्रिज को भी यहीं पर रखता है चालू अवस्था में। बीच बीच में ये बार बार आता भी था, देखने के लिए कि शव ठीक ठाक है कि नहीं, किसी को कुछ भनक तो नहीं लगी, पता तो नहीं चला। पुलिस इससे पूछती है कि अगर तुम चाहते तो प्रतिभा को छोड़ सकते थे, अलग हो सकते थे, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, और झगड़े की वजह क्या थी। पिंकी उर्फ प्रतिभा जान चुकी थी कि संजय शादीशुदा है, फिर भी वो शादी करने का दबाव देने लगी। ये उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी किसी भी कीमत पर। इतने सालों से साथ में है, अब शादी करनी चाहिए। मगर संजय तो बाल बच्चों वाला था, ये शादी कैसे कर सकता है। ये बार बार टालता रहा। जनवरी 2024 से कुछ ज्यादा ही दबाव देने लगी शादी का। इससे ही दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। मतलब आस पड़ोस के लोग जो सोचते थे कि पति पत्नी का आपसी मामला है, वो कोई और बात नहीं थी बल्कि शादी की बात थी। संजय ने काम को अंजाम तो दे दिया, मगर ये शव ठिकाने लगाने के बारे में सोचता नहीं है। यहां तक कि जब ये अरेस्ट हुआ तब भी इसने सोचा नहीं था कि शव को कहां पर ठिकाने लगाएं। इधर प्रतिभा के घर वालों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। इनका इससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। इसके बाद एक कम्युनिटी मेंबर दुर्गा शंकर प्रजापति देवास आते हैं। उन्होंने शव को स्वीकार किया और उज्जैन लेकर गए और प्रतिभा के रिश्तेदारों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। पुलिस ने शव मिलने वाले दिन ही संजय पाटीदार को अरेस्ट कर ली थे। पता चला कि विनोद दवे राजस्थान के टोंक इलाके में जेल में बंद है। वहां पर उसने कोई फ्रॉड किया था। मध्य प्रदेश पुलिस राजस्थान पुलिस से उसको भी लीगली हिरासत में लेती है। अगर कभी भी कहीं किराए पर रहने के लिए जाएं तो अच्छे से उस जगह के बारे में जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में बंद हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं ये भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।